हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो से जो हमने पहले कर रहे थे जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो हमने पार्ट 1 की थी। आज की जो हमारी वीडियो है, ये जो सेकंड वीडियो है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर, ये जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसलिए हमने इसको 2 वीडियो में डिवाइड किया था। तो आप पहली वीडियो ज़रूर देखें इस वीडियो को लिंक करने के लिए। तो आज ये पार्ट 2 वीडियो है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो बात करते हैं कि आज हम स्टार्ट करेंगे कि SLP के बारे में, अपील बाय स्पेशल लीव, आर्टिकल 136। अपील बाय स्पेशल लीव या SLP स्पेशल लीव पिटीशन, इसको हम जो कॉमन यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजी अपनी यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं SLP स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 136 की जो वर्डिंग है वो कहती है कि स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 नॉट विद स्टैंडिंग, क्लॉज 1 बात करती है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इस चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी कुछ दिया हुआ है, जो उसके हमारी पिछली वीडियो में हमने जो सेक्शन आर्टिकल डिस्कस किए, उन आर्टिकल में जो प्रोविज़न दी गई हैं अपील करने की, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनर है कि ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट। डिस्क्रिशनरी पावर हम इसको कहते हैं। आर्टिकल 136 में जो SLP की पावर दी गई है वो डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। किसके लिए? ग्रांट स्पेशल लीव ग्रांट करे फॉर अपील के लिए, किस? फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस or order in any cause or matter passed by or made by any court or tribunal in the territory of India। क्लॉज 1 की प्रोविज़न को इन्वोक करने के लिए हमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो क्लॉज 1 आर्टिकल 136 की जो प्रोविज़न है वो इन्वोक होगी, SLP की प्रोविज़न इन्वोक होगी। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी जजमेंट, एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सो यहाँ पे एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल मीन्स जुडिशली कोर्ट या क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल। इसमें एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर हैं वो इसमें नहीं आएंगे, तो इट मीन्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ SLP में नहीं जाया जा सकता। और जो सेकंड कंडीशन है कि जो ट्रिब्यूनल है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में होनी चाहिए। तो ये SLP को इन्वोक करने के लिए 2 कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। कोई भी जजमेंट हो, ऑर्डर हो, डिक्री हो, कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा किया गया हो, और वो ट्रिब्यूनल और कोर्ट है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में हो। तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर की ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो उसको राइट टू अपील या ग्रांट है, वो स्पेशल राइट जो लीव है वो ग्रांट करे या ना करे। सो इट्स अ टोटली डिस्क्रिशनरी पावर। इसको हम रेजिडुअल पावर भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की। अब क्लॉज 2 कहती है कि नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर पास मेड बाय any court, tribunal constituted by or under any law related to armed forces। क्लॉज 2 है वो एक्सेप्शन है क्लॉज 1 की। क्लॉज 2 कहती है कि ये जो क्लॉज 1 की प्रोविज़न है ये एप्लीकेबल नहीं होगी ट्रिब्यूनल के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, या कोई ऐसी जजमेंट, ऑर्डर या डिटर्मिनेशन जो डिक्री है वो पास की गई हो, किसके द्वारा? आर्मड फोर्सेस के रिलेटिंग जो कोर्ट बनी है या उसके रिलेटिंग जो लॉ है उसके द्वारा करी गई, उसके अगेंस्ट में ये प्रोविज़न नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है इस प्रोविज़न का? ऑब्जेक्ट क्या है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जो आर्टिकल 132 से 134 की जो हमने प्रोविज़न्स डिस्कस की हैं आर्टिकल की, उसमें कवर नहीं होते, अपील नहीं होती, बट उसमें जस्टिस ये कहता है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन है उसमें ऑर्डर में चाहिए। तो उस इनजस्टिस को रोकने के लिए ये डिस्क्रिशनरी पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के पास प्लेनरी जुरिस्डिक्शन है उन मैटर को
हेयर करने के लिए, उन मैटर की हेयरिंग करने के लिए स्पेशल ग्रांटिंग ए स्पेशल लीव टू अपील, किसी भी जजमेंट ट्रिब्यूनल के खिलाफ सिर्फ आर्मड फोर्सेस के जो ट्रिब्यूनल हैं, कोर्ट हैं, उनके ऑर्डर को छोड़ के। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये एक्सेप्शनल केसेस में ही, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही यूज़ होगी। ये पावर वहाँ नहीं यूज़ कर सकते जहाँ पे लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी प्रोविज़न ही नहीं है अपील करने की, या तो वहाँ नहीं यूज़ कर सकते। बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल जो अपने वेरियस जजमेंट में थे वो लेट डाउन किए हैं कि एसएलपी कहाँ यूज़ हो सकती है, कहाँ इसको ग्रांट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ग्रॉस वायलेशन हो नेचुरल जस्टिस की वायलेशन हो, और कोर्ट वहाँ पे री एप्रिशिएट कर सकती है एविडेंस को, सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए इलीगलिटी और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो एविडेंस है उसको रिप्रिशिएट कर सकती है। सिविल केसेस में एसएलपी तब तक ग्रांट नहीं होगी जब तक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और जनरल इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, और क्रिमिनल कोर्ट में तब तक इंटरवेंशन नहीं होगी, इंटरफेरेंस नहीं होगी आर्टिकल 136 में जब तक ग्रेव है इनजस्टिस है वो अक्यूज्ड को नहीं होगा। अगर ग्रेव इनजस्टिस अक्यूज्ड को हो रहा है तो वो एसएलपी क्रिमिनल में आ सकता है। उसके बाद जो जुरिस्डिक्शन या पावर कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट की, वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 143 है वो पावर देता है प्रेसिडेंट को कि कंसल्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ। क्लॉज 1 कहती है कि अगर किसी टाइम पे, एनी टाइम, प्रेसिडेंट को ये लगता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है वो अराइज हो गया है या अराइज होना है, और वो क्वेश्चन इस नेचर का और पब्लिक इम्पोर्टेंस का है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है वो नेसेसरी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो रेफर कर सकता है उस क्वेश्चन को कंसीडरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए। कोर्ट उसको हेयरिंग करके उस जो क्वेश्चन है उसकी हेयरिंग करके रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को अपने ओपिनियन की रिपोर्ट देगी। अब क्लॉज 2 कहती है कि विच एम्पावर द प्रेसिडेंट, क्लॉज 2 एम्पावर करती है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग in the proviso to Article 131 to refer a dispute of any kind mentioned in the said clause to the Supreme Court for the opinion, and the Supreme Court shall after such hearing as it report to the President। प्रोवाइजो है आर्टिकल 131 की, उसमें दिए गए बावजूद सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट है वो रेफर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को ओपिनियन के लिए। जो ओपिनियन है प्रेसिडेंट को देना है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को, वो ऑर्डिनरी जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती है जहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, उसमें डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट को डिटरमिन करते हैं, उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जो ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया वो सरकार के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, बट ये एज ए प्रेसिडेंट बाइंडिंग होता है, दूसरी जो अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर बाइंडिंग होता है। क्लॉज 1 है वो डिस्क्रिशनरी मैटर है, और जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है वो प्रॉपर केस में और गुड रीज़न है वो अपने ओपिनियन देने को डिक्लाइन कर सकती है क्वेश्चन को। तो हमने ये देखा कि जो क्लॉज 1 में वो वर्ड यूज़ किया हुआ है, मे वर्ड यूज़ किया हुआ है, और उसके बाद जो क्लॉज 2 में है उसमें जो शैल वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो क्लॉज 1 है वो टोटली ही डिस्क्रिशनरी क्लॉज है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस था, रेफरेंस नंबर 1 1993 अयोध्या रेफरेंस केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि क्या हिंदू टेम्पल या कोई भी ऐसा रिलीजियस स्ट्रक्चर बाबरी मस्जिद के होने से पहले वहाँ पे एग्जिस्ट करता था, इंक्लूडिंग द प्रमाइसिस ऑफ इनर एंड आउटर कोर्टयार्ड ऑफ सच स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये रेफर किया गया है आर्टिकल 143 क्लॉज ए में, जो कि एक वेग क्वेश्चन है, और इसका आंसर देने से जो इसका रियल कंट्रोवर्सी है इस मैटर की, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है।
तो इट वाज सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया कि इट वाज अर्ज्ड दैट द क्वेश्चन रेफर्ड इज देयर फॉर एकेडमिक अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेग इट डज नॉट सर्व एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस टू सर्व विच एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट कुड बी इन्वोक्ड। तो ये क्वेश्चन है, ये एकेडमिक के साथ साथ वेग क्वेश्चन है, तो इसीलिए अगर इसमें एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की इन्वोक की जाती है तो इससे कोई पर्पस सर्व नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को, स्पेशल रेफरेंस को जो था वो डिनाई कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। अब क्लॉज 2 अगर हम बात करते हैं कि क्लॉज 2 ऑब्लिगेटरी क्लॉज है कि सुप्रीम कोर्ट को उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसको एंटरटेन करना पड़ेगा और रिपोर्ट अपनी वो प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने इन केस स्पेशल कोर्ट बिल 1978 जो कि डिसाइड हुआ था 1 दिसंबर 1978 को, प्रेसिडेंट ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 143 क्लॉज 2 के अंतर्गत दिया था कि वेदर स्पेशल कोर्ट बिल है 1978 या उसकी कोई भी प्रोविज़न है वो एनेक्टमेंट उसकी एनेक्टमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होगी। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि स्पेशल कोर्ट बिल 1978 और इट्स प्रोविज़न है अगर वो बना दी जाती हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इनवैलिड होंगी। कोर्ट ने हेल्ड किया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द क्वेश्चन ऑन विच द ओपिनियन ऑफ हिज कोर्ट इज सॉट अंडर आर्टिकल मस्ट बी अराइजन एक्चुअली। जिस पॉइंट के ऊपर, मुद्दे के ऊपर ओपिनियन लिया जा रहा है वो क्वेश्चन एक्चुअली राइज हुआ या नहीं राइज हुआ ये मैटर नहीं करता, ये नेसेसरी नहीं है। ये कॉम्पिटेंस है प्रेसिडेंट की, अगर कि उनको लगता है कि वो सेटिस्फाई हैं कि ये क्वेश्चन है या राइज हो सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ कोर्ट एंड फंक्शन ऑफ कोर्ट कि वो उसको कंसीडर करे और रेफरेंस को बनाए रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को दे अपनी ओपिनियन की। बट प्रोवाइडेड क्या है कि क्वेश्चन है वो कैपेबल ऑफ बीइंग प्रोनाउंस्ड अपॉन एंड फॉल विद इन द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड। बट क्वेश्चन है वो कैपेबल ऑफ बीइंग प्रोनाउंस होना चाहिए, वो उसको ओपिनियन बनाया जा सकता हो ऐसा क्वेश्चन वो होना चाहिए, कोई वे क्वेश्चन उसमें नहीं होना चाहिए। If for any reason the court consider it not proper or possible to answer the question, it would be entitled to return the reference by pointing out the impediment in answering it. अगर कोर्ट को लगता है कि ये प्रॉपर या पॉसिबल नहीं है उस क्वेश्चन को आंसर करना तो कोर्ट के पास ये राइट है कि उस क्वेश्चन को, रेफरेंस को रिटर्न कर सकती है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि उसमें क्या दिक्कत है। The right of this court to decline to answer a reference does not flow merely out of the different phraseological used in may in clause 1 and shall in clause 2. कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि डिक्लाइन करने का राइट है वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि उसमें मे वर्ड यूज़ किया या उसमें शैल वर्ड यूज़ किया, क्लॉज 2 में, क्लॉज 1 में मे वर्ड यूज़ किया तो कोर्ट इसको डिक्लाइन नहीं कर सकती। इवन कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इवन अंडर क्लॉज 2 के अंतर्गत अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि ये इसका क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता या नहीं वैलिड है तो ये वैलिड रीज़न के साथ वो क्लॉज 2 के अंतर्गत भी अपने जो क्वेश्चन है, रेफरेंस है वो रिटर्न कर सकती है, डिक्लाइन कर सकती है विदाउट गिविंग एनी आंसर और ओपिनियन। अब उसके बाद बात करते हैं कि मिसलेनियस जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट की हमने देखा जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, बट उसके अलावा जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ हैं उसमें भी जो सेक्शंस हैं, अलग अलग जो एनेक्टमेंट हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन दी गई है। हम इनके एनेक्टमेंट के डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम इसका जो क्विक रेफरेंस है कौन कौन सी ये एनेक्टमेंट है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि आर्टिकल 317 क्लॉज ए है कॉन्स्टिट्यूशन की, सेक्शन 257 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 1 है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 और सेक्शन 130A ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962, सेक्शन 35H ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट 1944, सेक्शन 82C ऑफ गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, मोनोपोली एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 जो कि हमने ऊपर भी देखा, एडवोकेट एक्ट 1961, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कस्टम एक्ट 1962, सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट 1944,
एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपीलेंट जुरिस्डिक्शन एक्ट 1970, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी एक्ट 1992, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1987, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इलेक्शन पटिशन अंडर पार्ट 3 ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकते। तो ये जो हमारी 2 वीडियो में हमारा जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ये हमने कवर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।